देखेंगे एग्जाम में कैसे लिखना है कि वाष्प दाब अगर पूछता है कि क्या है वाष्प दाब, तो वाष्पन व संघनन की साम्यावस्था में द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। चलिए बच्चों, फिर हम आ गए हैं आपके इस ट्रिकी कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल वाले यूट्यूब चैनल पर, जहां हम 20 मई के आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए कुछ डेली इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे और पूरा विश्वास है कि वहाँ से आप अधिकतम नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स। ध्यान रहे कि 20 मई पेपर कौन सा? केमिस्ट्री का पेपर होगा और 70 मार्क्स हैं और कोशिश करना है कि हमारे अधिकतम मार्क्स यहाँ से आ जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सेलेक्टेड पॉइंट से बात करेंगे, कहाँ किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आप कैसे उनका आंसर देंगे। चलिए पहले पॉइंट्स आते हैं बच्चों, और एक पॉइंट्स लेते हैं। वाष्प दाब अंग्रेजी में बोलते हैं इसे वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर। जैसा हम लोगों को पता है कि जब कोई वाष्पशील द्रव हो, क्या हो? वाष्पशील द्रव हो, द्रव वाष्प में बदल सकता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाष्पशील बोलते हैं। कोई हमने वाष्पशील द्रव लिया, जैसे मान लेते हैं वाटर ले लिया है। क्या लिया है? वाटर लिया। अब इसको हम लोग गर्म करेंगे। चलिए इस वाटर को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं कहीं से। जब ताप बढ़ाएंगे तो हमको पता है वाटर है, ये क्या है? ये वाटर है। अब वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या है? इसको हम लोग 3 डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यहाँ एक 2 मॉलिक्यूल के बीच आकर्षण बल काम कर रहा है और इस आकर्षण बल को यहाँ क्या नाम दिया गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ताप है, ताप देंगे तो ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो आपस में टकराएंगे तो जो बॉन्डिंग है तोड़ती चली जाएगी। तब होगा क्या कि ये जो द्रव का सतह बना हुआ है इसको छोड़कर ये ऊपर आने लगेंगे। ये जो अणु है कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे और यह घटना क्या कहलाएगी? वाष्पन। क्या कहलाएगा? वाष्पन। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो ऊपर के वाष्प हैं आपस में फिर वही आकर्षण द्वारा संघनित होने लगते हैं, आपस में जुड़ने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। मतलब जल की बूंदें इकट्ठा होंगी, अब पुनः ये गिरना प्रारंभ होंगे। इसमें तो 2 घटनाएं होंगी, वाष्पन और संघनन। वाष्पन होगा और क्या होगा? संघनन होगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जो वाष्पन है, वाष्पन की जो दर है वो संघनन के दर के बराबर हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा? साम्यावस्था आ जाएगी। अब ध्यान से समझो बच्चों, अब जब जैसे ही साम्यावस्था आ जाएगी उसी दौरान द्रव की सतह पे वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या है? वाष्प दाब। कौन सा दाब बोलेंगे? वाष्प दाब बोलेंगे बच्चों। फिर से आप समझिए, वाष्पन व संघनन की साम्यावस्था में, वाष्पन व संघनन की साम्यावस्था में कि द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब, वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? वाष्प दाब कहलाएगा। फिर आप समझो कि हमने ताप दिया, कोई वाष्पशील द्रव है, द्रव किसमें बदला? वाष्प में। वाष्प में बदलने की घटना क्या है? वाष्पन है। फिर आपस में आकर्षण बल काम कर रहा है, एक दूसरे से अट्रैक्शन में आ रहे हैं। इस घटना को क्या कहा गया? संघनन। क्या? वाष्पन और संघनन की दर क्या हो गई? बराबर हो गई। वहाँ क्या आ गया? साम्यावस्था आ गया। क्या आ गया? साम्यावस्था आ गया। जब दर बराबर हो जाता है उसको हम लोग क्या करें? साम्यावस्था कह रहे हैं। अब इसी दौरान वाष्प द्वारा द्रव के सतह पर जो वाष्प द्वारा दाब आरोपित किया जा रहा है, जो दाब डाला जा रहा है वो क्या है बच्चों? वाष्प दाब है। क्या है? वाष्प दाब है।
अब हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है कि वाष्प दाब अगर पूछता है कि क्या है वाष्प दाब, तो वाष्पन व संघनन, वाष्पन व संघनन की साम्यावस्था में वाष्प की सतह पर द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, वाष्प दाब कहलाएगा। अब हम आगे चलेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ना है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कौन कौन से हैं, वे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को प्रभावित करेंगे, वाष्प दाब को प्रभावित करेंगे बच्चों। तो पहला लेते हैं हम लोग, पहली पॉइंट्स, ताप, क्या लेंगे, ताप, टेम्परेचर, पहली पॉइंट क्या लिए हैं, ताप लिए हैं। अब ध्यान से आप समझो, यहां कहा जाएगा जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब है वो ताप के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वाष्प दाब के क्या है, समानुपाती है। अब यहाँ पे कहेंगे ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अब कारण है कि क्यों, ऐसा क्या कारण है इसका कि वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो अभी बताया गया बच्चों। देखो, जैसे हमने वाष्पशील कोई द्रव लिया है, मतलब वह पदार्थ जो वाष्प में बदल सकता है उसे क्या कहेंगे हम, वाष्पशील पदार्थ कहेंगे। तो जैसे ही हम ताप देते हैं बच्चों, जैसे ही क्या देते हैं, ताप देते हैं, तो जो ये किसी पदार्थ के जो कण हैं, अणु हैं या आयंस हैं, जो उसमें आकर्षण है वो क्या होता है कि कम होने लगता है। कम होता नहीं, आकर्षण वही रहता है, लेकिन अणुओं की गति करने की क्षमता बढ़ जाती है। गति करने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है कि हीट एनर्जी को अवशोषित करता है। अब अवशोषित करेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आपस में कोलिजन करेंगे, मतलब टकराएंगे, और टकराएंगे तो वाष्प को छोड़कर, वाष्प जो है वाष्पशील व्यवस्था में जब ये परिवर्तित होंगे तो ये द्रव के सतह को छोड़कर कहाँ आएंगे, स्केपिंग करने लगेंगे, यानी कि वह आकाशीय व्यवस्था में आने लगेंगे, तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। यानी कि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वाष्प ज़्यादा बनेगी। पहले पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट हम आते हैं कि द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति, नेचर ऑफ लिक्विड। जो नेचर देख रहे हैं हम लोग, जो नेचर देखना है, प्रकृति देखनी है द्रव की किस प्रकार का है। ध्यान से समझो कि दो बात होगी, अणुओं के मध्य एक आकर्षण बल काम करता है जिससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लेते हैं ये एक आकर्षण बल है और इन दोनों को अट्रैक्ट करके रखा है। अगर ये जितना ही स्ट्रांग होगा, मतलब प्रबल आकर्षण बल होगा अणुओं के मध्य, तो वाष्प कम बनेगी। अगर जितना ये वीक होगा, मतलब वीक बांड होगा, मान लीजिए यहाँ है वीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर इन अणुओं के जो मध्य आकर्षण बल पाया जा रहा है वो वीक है तो आसानी से टूट के अलग होगा, वाष्प में ज़्यादा बदलेगा। अगर स्ट्रांग है तो कम बदलेगा। तो जहाँ स्ट्रांग बाइंडिंग होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वहाँ वाष्प कम बनेगी, वाष्प दाब कम होगा। और जहाँ वीक हाइड्रोजन बाइंडिंग होगी वहाँ वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इससे बच्चों अब आते हैं, ये तो थियरी की बात रही, मेन प्रॉब्लम पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बनता है हमारे बोर्ड में। तो आपसे पूछता है ये लिए हम लोग एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और ये वाटर है, एथिल एल्कोहल और क्या है, वाटर है। एथिल एल्कोहल और क्या है बच्चों, वाटर है। पूछा जाता है कि जो वाष्प दाब, किसकी बात कर लें, वाष्प दाब किसका, एथिल एल्कोहल का जो वाष्प दाब होता है वो वाटर के वाष्प दाब से अधिक होता है। क्यों, प्रश्न क्या बनेगा कि एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब, एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब वाटर के वाष्प दाब से अधिक होता है, क्यों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बड़े ध्यान से आप समझिए।
मान के चलिए कि आपके बोर्ड में आएगा ये क्वेश्चन, कारण वाले भी प्रश्न में आएगा कि कारण बताइए, और कारण वाले प्रश्न 3-4 बनते हैं, जानते रहिएगा इस बात को। कि यहाँ पे प्रश्न फिर से देखिए, एथिल एल्कोहल का वाष्प दाब वाटर से अधिक होता है, क्यों? तो बच्चों ध्यान समझिए, एक एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे कि पहले तो हम बताएंगे कि यहाँ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है और यहाँ स्ट्रॉन्ग है। जहाँ वीक होता है वहाँ वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा, और जहाँ स्ट्रांग होता है वहाँ वाष्प दाब क्या होता है, कम। ये कौन सा बांड है? तो बोला गया हाइड्रोजन बांड पाया जाता है। हाइड्रोजन बांड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन बांड यहाँ पे है। दोनों जगह हाइड्रोजन बांड है, दोनों जगह बात करें तो दोनों जगह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड है। यहाँ भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड है। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, यहाँ भी क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो बच्चों देखो हाइड्रोजन बांड क्या होता है कि दोनों में एक ही प्रकार का हाइड्रोजन बांड है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन अंतर है कि यहाँ वीक है, यहाँ क्या है, स्ट्रांग है। इस बात की चर्चा कैसे करें कि हाइड्रोजन बांड, ध्यान सब समझो, हाइड्रोजन बांड तभी बनता है जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हो। जैसे कि ये HCF तो हाइड्रोजन बांड बनेगा। यहाँ अगर ये O से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बांड बनेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो हाइड्रोजन बांड बनेगा। तो बच्चों दोनों के केस में आप देखो कि अगर हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इस बात को समझते हैं यहाँ से कि देखते रहिए, ये देखिए इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं एथिल अल्कोहल का तो कुछ इस तरह। अब क्या है कि यहाँ OH है, यानी कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से, तो यहाँ भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बांड बनेगा, क्योंकि बताया गया कंडीशन हाइड्रोजन बांडने की। अच्छा, अब इसके बहुत से मॉलिक्यूल होंगे, तो देखो ध्यान से, अब ये हाइड्रोजन बांड है, इसे 3 डॉटेड लाइंस दिखाते हैं, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव और इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब जब दो अणुओं के मध्य ऐसे हाइड्रोजन बाइंडिंग पाई जाती है तो इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बांड बोलते हैं। अच्छा ठीक है, वाटर भी देखते हैं। तो वाटर में बच्चों ये भी, वाटर में भी यही केस है कि हम लोग अगर देख पाते हैं तो वाटर में भी बिल्कुल सेम टाइप की बाइंडिंग है। लो यहाँ भी क्या है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, यहाँ भी क्या है, आखिर एक स्ट्रांग क्यों हो जा रहा है और दूसरा वीक क्यों हो जा रहा है? तो बोला गया कि वाटर में यह स्ट्रांग है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो और यहां बोला जा रहा है कि वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये वीक वाला है तो आसानी से टूटकर वाष्प में बदलेगा, अब ये स्ट्रांग वाला है तो आसानी से वाष्प में नहीं बदलेगा। अगर दोनों को देखा जाए कंपैरिजन करके तो ये ज़्यादा आसानी से वाष्प में बदल जाएगा और ये उतना आसानी से वाष्प में नहीं बदलेगा। अब ऐसा क्यों है स्ट्रांग वीक? तो कहा गया कि दोनों में बॉन्डिंग का नेचर तो सेम है, लेकिन एक बात आती है बच्चों, यहाँ पे ये जो वाला कार्बन की श्रृंखला वाला ग्रुप होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। क्या बच्चों? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। तो जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप होता है, ध्यान समझिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है यह क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा, तो बड़ा आसान होगा, चलिए अट्रैक्शन में ज़्यादा आएगा। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर रखने लगता है। जो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, तो ये आकर्षण खत्म हो जाता है। इधर से देखो कौन सा ग्रुप आएगा, पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। क्या है ये? पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप है। तो ये पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलता है। जो कार्बन की चेन होती है उस चेन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाता है ग्रुप का, वो हाइड्रोजन से क्या होता है,
कम हो जाता है। ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर रखेला है तो यहाँ क्या है, चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। अब यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग किए हैं वो किधर शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन की तरफ होंगे। तो जो चार्ज है पास टू चार्ज ये डिसअपियर हो जाएगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से क्या करेगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ज़्यादा वाष्प बनेगी, ज़्यादा वाष्प बनने पे क्या होगा कि वाष्प दाब क्या होगा, ज़्यादा होगा। जानते रहिए, सीधा एक लाइन में आप लिखिए कि एथिल अल्कोहल का वाष्प दाब जल से अधिक होता है, क्यों? तो आप लिखिए एथिल अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो एक दुर्बल हाइड्रोजन बंध है। क्यों है? उसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन हाइड्रोजन की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो क्या डिसअपियर हो जाती है, तो अट्रैक्शन न के बराबर हो जाता है, तो आसानी से टूट के क्या होता है, हट जाता है, तो जल्दी वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब अधिक होता है। चलिए।